चुनावों को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है और भारत में साल भर कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है। चुनाव के साथ साथ कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कैसे, किस किस बात में, किस किस तरीके से, किन आचरणों के तहत किसी व्यक्ति के चुनाव को रद्द किया जा सकता है। आज हम इसी एक मामले पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 2017 के एक मामले के संदर्भ में जो कि चुनाव से ही संबंधित होगा। यह याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुनाया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है। इस वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, 123(2) और 123(4) फिर से सुर्खियों में बनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेताओं की भ्रष्ट आचरण में क्या क्या है शामिल। इसे हम किस आधार पर बता सकते हैं कि किन आधारों पर नेताओं के आचरण को भ्रष्ट यहाँ पर कहा जा सकता है या करप्ट कहा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी खबर क्या है, खबर इतनी सुर्खियों में क्यों आ गई है, यानी इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर जानेंगे कि अभी हाल ही में जिस मामले पर हमने अभी चर्चा की वह पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और यह किस आधार पर यह याचिका दायर की गई थी और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किस मुद्दे पर इसकी सुनवाई शुरू कर रहा है। फिर जानेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के बारे में। इसकी धारा 123 की कुछ उपधाराएं भी हैं जिसे आप 123(2) और 123(4) के रूप में जान सकते हैं क्योंकि यह सुर्खियों में है। तो इसके बारे में भी समझेंगे कि इसमें क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। इसके बाद इस पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि हम बात करें सबसे पहले खबर के बारे में तो यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर हाल ही में सुनवाई कर रही है। खबर क्या है? खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर है What is a corrupt act according to the Representation of People Act 1951। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार, इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग करप्ट एक्ट क्या है, भ्रष्ट आचरण किसे कहा जाता है और ये क्या होते हैं किसी चुनावी उम्मीदवार के संबंध में, या कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जो बात करती हैं चुनावी नेता के संदर्भ में कि उनके द्वारा कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस माना जा सकता है। ये तो हमने देखा खबर के बारे में। अब हम समझेंगे कि आखिर यह सुर्खियों में क्यों बनी रही है, इसके चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। तभी हमने चर्चा भी की कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक मामले पर सुनवाई की क्योंकि यहाँ पर काफी समय पहले एक याचिका दायर की गई थी और यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले जो कि वर्ष 2017 में एक केस दर्ज किया गया था उसके फैसले के खिलाफ दर्ज की गई है और सुप्रीम कोर्ट में जब यह याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कोई भी मतदाता किसी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मतदान या वोट नहीं करता है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(2) और 4 के तहत केवल इसी आधार पर हम किसी व्यक्ति के चुनाव को यहाँ रद्द नहीं कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की सदस्यता को यहाँ पर रद्द नहीं कर सकते हैं और इस आधार पर उस व्यक्ति की सदस्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार चुनावी उम्मीदवार द्वारा योग्यता के बारे में यदि कोई गलत जानकारी दी जाती है, यदि वह उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 के तहत उस व्यक्ति के इस आचरण को भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जाएगा। इसके बाद इस बारे में चर्चा भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मानते, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। तो आइए अब हम जानते हैं पूरे मामले को कि आखिर यह जो पूरा मामला कब से शुरू हुआ है, कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी और आखिर इस पूरे मामले के चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। यदि हम बात करें कि यह मामला कब का है तो यह मामला वर्ष 2017 का है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह बनाम हर्षवर्धन वाजपेयी मामले के नाम से। वर्ष 2017 में
इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने एक याचिका दायर की गई। किसके खिलाफ? यह एक चुनौती पेश कर रही थी याचिका एक व्यक्ति के खिलाफ। वे व्यक्ति हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, जो कि भाजपा नेता रहे हैं, और पूर्व कांग्रेस नेता अनुग्रह नारायण सिंह ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस आधार पर यह याचिका दायर की थी कि इसमें हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपने चुनावी संबंधी जो हलफनामा है, जो उसमें पर्चा भरा जाता है, उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अपनी जो देनदारियां हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, देनदारियों का जो ब्यौरा है वह गलत दिया है। इस आधार पर इस व्यक्ति के जो भी चुनाव है उसे रद्द कर देना चाहिए और इस आधार पर यह कहना चाहिए कि व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या कहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो भाजपा विधायक हैं उनके चुनाव को शून्य घोषित करने से मना कर दिया था। जब इन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद फिर इस व्यक्ति ने यानी जो पूर्व कांग्रेस नेता है उन्होंने इस पूरी निर्णय के खिलाफ एक और याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर हाल ही में क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है। ये तो हमने देख लिया इस मामले के संदर्भ में कि आखिर ये पूरा मामला क्या रहा है और इस मामले को किस नाम से जाना जाता है, आपके लिए जरूरी है, आप इसे देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 क्या है, क्यों, किन किन शब्दों के आधार पर किसी व्यक्ति की, किसी नेता को यहाँ पर भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किस आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण को करप्ट एक्ट माना जाएगा यहाँ पर, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यदि हम बात करें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के बारे में, तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम यह जाने कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 दरअसल है क्या। तो यह अधिनियम चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामलों से जुड़ा हुआ है और सभी मामलों के बारे में जो भी इससे संबंधित प्रावधान है ये सभी इसी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जरूरी क्या है कि धारा 123 के बारे में जान लें, क्योंकि यही अभी हाल ही में सुर्खियों में है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 किस बारे में चर्चा करती है कि किसी नेता के यानी किसी चुनावी उम्मीदवार के किन आचरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कर रहा है, किन कृत्यों के आधार पर कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कर रहा है, फिर आप भ्रष्ट आचरण के आधार पर उसके चुनाव को रद्द कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में यानी धारा 123 के बारे में, इसी के बारे में चर्चा की गई है। यदि हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो इसमें शामिल है रिश्वतखोरी, यानी आप किसी व्यक्ति को रिश्वत देते हैं, कोई उम्मीदवार है, उसका कोई एजेंट है, किसी व्यक्ति को रिश्वत दे रहा है जो मतदान करेगा, तो यहाँ पर इसे भी भ्रष्ट आचरण के समान ही माना जाएगा। इसके साथ ही अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई व्यक्ति करता है किसी व्यक्ति को, तो इस आधार पर भी वहां पर उसे कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति यहाँ पर भ्रष्ट आचरण कर रहा है। इसके साथ ही झूठी सूचना यदि व्यक्ति फैला रहा है आसपास, चुनावों में अपनी जीत की संभावना को बढ़ाने के लिए यदि वह व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर हमारे भारत के सभी नागरिकों के बीच यदि घृणा पैदा कर रहा है और इसके साथ साथ उनमें दुश्मनी की भावना यदि बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है या यहाँ पर भ्रष्ट आचरण कर रहा है और इस आधार पर उसके चुनावों को यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। इस बारे में चर्चा की गई है धारा 123 में। अब हम जानेंगे धारा 123 की दो उपधारा के बारे में। धारा 123(2) क्या कहता है और किस बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो दरअसल धारा 123(2) अनुचित प्रभाव की बात करता है, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, किस आधार पर कह सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आता है, तो दरअसल यह उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति के जो कि स्वतंत्र मतदान के लिए यहाँ पर अधिकार रखता है, यदि उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहा है अपने आप को लाभ प्रदान करने के लिए, तो इसे कहा जाता है अनुचित प्रभाव। यानी कोई उम्मीदवार है, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई चुनावी उम्मीदवार है या उसका कोई एजेंट है, तो यहाँ पर किसी मतदाता के पास वह जाता है और उसके चुनाव को हस्तक्षेप को यानी उसकी जो मतदान करने की जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप करता है, उस पर बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे कहा जाता है अनुचित प्रभाव। इसमें हमले की धमकी शामिल है कि आप उसे धमकी दे सकते हैं कि यदि आप हमें वोट नहीं करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, या यह कह दिया जाए कि आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा,
या यह कि कह दिया जाए कि किसी जाति या समुदाय से आपका निष्कासन कर दिया जाएगा, तो इन सभी आधारों को क्या कहा जाता है? अनुचित प्रभाव। और फिर इन सभी को शामिल किया जाता है भ्रष्ट आचरण में। ये तो हमने देखा कि आखिर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। इसके आधार पर कुछ और चीजें शामिल की गई हैं धारा 123(2) में, जिसमें शामिल है कि इसके अलावा यदि उम्मीदवार या उसका निर्वाचक इस बात को विश्वास दिलाता है, किसी व्यक्ति को यह कहता है, मतदान करने वाले व्यक्ति को यह कहता है कि वह यदि उसे वोट नहीं देगा तो ईश्वरीय नाराजगी की वस्तु बन जाएगा और ईश्वर उसके खिलाफ यहाँ पर बुरा बर्ताव करेंगे या कुछ गलत होगा उसके साथ, तो इस आधार पर भी उस व्यक्ति के मतदान को वह हस्तक्षेप पहुंचा सकता है और इसे भी अनुचित प्रभाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह हमने देखा धारा 123(2) के बारे में। अब जरूरी है जानना धारा 123(4) के बारे में भी जानना, क्योंकि यह भी इस मामले में सुर्खियों में रही है। यदि हम देखें कि धारा 123(4) क्या कहती है, तो दरअसल यह धारा ऐसे झूठे बयानों के जानबूझकर प्रकाशन को मना करती है। यानी यदि कोई व्यक्ति, कोई चुनावी उम्मीदवार झूठे बयान और उसका प्रकाशन करता है तो उसे भ्रष्ट आचरण के दायरे में शामिल किया जाएगा। और भ्रष्ट आचरण के दायरे में जब इसे शामिल किया जाएगा तो उस व्यक्ति के चुनावी परिणाम को भी यह प्रभावित करेगा और उसके चुनावी परिणाम को यहाँ रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये जो झूठे वादे हैं जिनका प्रकाशन ये व्यक्ति कर रहा है, ऐसा देखा जाएगा कि इसके आधार पर उसके चुनाव को यहाँ फायदा पहुंचता है तो ही ऐसा किया जाएगा। यानी उसके उस उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं ये सारी बातें, ये झूठे बयान, ये सभी प्रकाशन, तो फिर उसे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत माना जाएगा। ये कहा जाता है धारा 123(4) में यह लिखा गया है। इसके साथ ही इस धारा में कुछ और भी चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति निर्वाचित हो चुका है, वह विधायक बन गया है, तो उसे भी यहाँ पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। किन आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? अगर वह अग्रलिखित अपराधों का दोषी पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, यानी कौन कौन से अपराध शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भ्रष्ट आचरण के आधार पर, यदि भ्रष्ट आचरण कौन कौन सी जिसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें क्या क्या शामिल था, अनुचित उसके प्रभाव शामिल थे, झूठ बोलना शामिल था, यहाँ पर कुछ ऐसी झूठी अफवाहें और उसका प्रकाशन शामिल था। इस सभी चीजों के आधार पर यदि उसे भ्रष्ट आचरण वाला पाया जाता है तो उस विधायक को या कहें जो व्यक्ति निर्वाचित हो चुका है उसे भी यहाँ पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ और चीजें शामिल हैं, जैसे चुनावी खर्च घोषित करने में व्यक्ति विफल रहता है कि उसने चुनाव में जो खर्च किया है वह बता नहीं पा रहा है कि कहाँ से सोर्स था, इसके साथ ही उसका वह ब्यौरा नहीं दे पा रहा है, तो इस आधार पर भी उसे यहाँ अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके साथ ही सरकारी अनुबंधों या कार्यों में उसके अपने हित यदि सिद्ध हो जाते हैं, यानी उसने जो भी सरकार की तरफ सरकारी कार्य किए हैं, जो भी सरकार के अनुबंध रहे हैं, यदि उसने इसमें ऐसा पाया जाता है कि उसके अपने कार्य सिद्ध हो रहे हैं, किसी अपने निजी व्यक्ति को यहाँ पर लाभ पहुंचा रहा है या यह अपने लिए कोई कृत्य कर रहा है, तो इस आधार पर भी किसी व्यक्ति के जो चुनावी परिणाम में भले ही जीत चुका है उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये हमने देखा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के बारे में, 123(2) के बारे में और 123(4) के बारे में। चूंकि हालिया मामला इनसे संबंधित था इसलिए हमने इस पर चर्चा की। अब हम देखेंगे आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में सही है और है? कथन क्या है? चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, इसकी धारा 123(2) अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से संबंधित है। झूठे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।